हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के नए वीडियो में। मैं सजी सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके पिछले 3 वर्षों में पूछे गए सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। 2018, 19 और 20 इन तीनों साल में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके जो है पूरे बुक से पूछे गए हैं, सभी को एक एक ईयर करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपके सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट किए हैं 2018, ठीक है। इसके बाद हम करवाएंगे 2019 और उसके बाद फिर 2020, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके एक एक ईयर को अच्छे से यहाँ पे समझा जाएगा। तो 2018 में जितने भी क्वेश्चन जो है अति लघु उत्तरीय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने पहले ही बोर्ड पे जो है राइट कर दिया गया है, जिससे जो है आपका टाइम भी बचे और चीज़ें आपको प्रॉपर वे में समझ में भी आ जाए, ठीक है। हम चाहते तो अनसॉल्व पेपर में जो है अनसॉल्व पेपर से करवा सकते थे, लेकिन अभी मैक्सिमम बच्चों के कमेंट्स यही आते, सर अभी तक हमने अनसॉल्व पेपर नहीं खरीदा है, सर मेरे पास अनसॉल्व पेपर नहीं है, ठीक है। तो उसका भी सलूशन है। शुभम सर जो है आपको अनसॉल्व पेपर जो है अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ 2018, 19 और 20 तीनों सालों का पीडीएफ जो है वो ऐप में ऑलरेडी डाल चुके हैं। जिसके पास भी नहीं है वो वहाँ पे डाउनलोड कर ले, सॉरी डाउनलोड तो होगा नहीं, तो वो ऐप से जो है देख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से क्वेश्चन है और पूछा विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता की सिंपल सी डेफिनेशन है कि दूरी के सापेक्ष, जैसे मान लीजिए कोई हमारा अगर यहाँ पे चार्ज है, तो इस चार्ज के जितने पास रहेंगे विभव यानी कि वोल्टेज का मान उतना ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे इस चार्ज से हम दूर हटेंगे, क्या हो जाएगा, विभव का मान धीरे धीरे घटता जाएगा या कम होता जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट है कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता कहते हैं। इसे डेल्टा V या बाई dx, ठीक से इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और कभी कभी जो है आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। तो यहीं पे इसको भी सीख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता माइनस dV बाई dx, ठीक है। dV बाई dx है क्या? माइनस विभव प्रवणता, ठीक है, विभव प्रवणता। ओके, बात यहां तक क्लियर हो गई। पहला क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो प्रतिचुंबकीय आघूर्ण पूछा, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण जो है वो शून्य होता है और अनुचुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण आपका शून्य नहीं होता है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ जो है चुंबकीय आघूर्ण पाए जाते हैं, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब है, हालांकि ये जो पदार्थ हैं आपके चुंबकीय, ठीक है, इन पदार्थों में हल्का फुल्का चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, ठीक है, और इसमें नहीं पाया जाता। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है? चुंबकीय गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसीलिए इसमें चुंबकीय आघूर्ण जो है बिल्कुल शून्य होता है और इसमें जो है चुंबकीय आघूर्ण होता है। उसका कारण यही है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो आपके इलेक्ट्रॉनों का पेयर है या जो चुंबकीय द्विध्रुव हैं, उनके चक्रण की दिशा जो है क्या होती है?
एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है, और वो एक दूसरे को क्या होते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यानी इसमें जो परमाणु होते हैं उनके चक्रण की दिशा जो है एकदम अपोजिट होती है, एक दूसरे को परस्पर निरस्त कर देते हैं। और अन्य चुंबकीय पदार्थों में इनके जो चक्रण की दिशा है, ठीक है, वो बिल्कुल अपोजिट नहीं होती है। इनका रिजल्ट, कुछ चक्रण की दिशा इस प्रकार से होती है कि इनका रिजल्टेंट पूरी तरीके से शून्य नहीं हो पाता है, जिसका कारण है कि इसका अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण जो है वो शून्य नहीं होता। क्लियर हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक प्रोटॉन को 500 वोल्ट से त्वरित किया गया, यानी 500 वोल्ट के विभवांतर से जो है इसको क्या किया गया है, एक्सिलरेट किया जा रहा है। तो पूछ रहा है प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रोटॉन का वेग कितना होगा, चलिए ध्यान से देखिए। बहुत ही है तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। फार्मूला कितने लोगों को पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यस या नो, या कमेंट कीजिए सर हमें पता, हमें नहीं पता, ठीक है, पता है नहीं पता, कमेंट करिए। देखते हैं किसके कमेंट की संख्या ज़्यादा होती है, पता वालों की या ना पता वालों की। तो चलिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, अगर उसको क्या किया गया है, एक्सिलरेट किया गया है, तो उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। उसमें जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो ऊर्जा E बराबर कितना हो जाएगा, EB, ठीक है। जहाँ पे B क्या है, अप्लाई किया हुआ विभवांतर है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, EB, और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19, V की वैल्यू कितनी है, 500। आपसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, प्रोटॉन का वेग पूछा। क्या पूछा है, प्रोटॉन का वेग। तो एक चीज जानते हैं, प्रोटॉन का संवेग, ठीक है, वेग से पहले संवेग निकालो। संवेग P बराबर होता है E/c, E/c, और P = होता है m × v। क्या होता है, m × v, ठीक है। तो E/c, तो हमें वेग पूछा है, तो यहाँ से वेग v = कितना हो जाएगा, E/c, m से गुणा है, m से भाग हो जाएगा। तो वेलोसिटी v = फाइनली कितनी आ जाएगी, E/c × m, ठीक है। वैल्यू रख लो, हमसे यही चीज पूछ रहा है, वेग v = E आपने कैलकुलेट कर लिया, 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे 500 अपान C की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और m जो है ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, कितना होता है भाई, प्रोटॉन का द्रव्यमान 6.67 × 10⁻−31 ऐसे ही समथिंग होता है ना। तो उसको आप लोग कंफर्म कर लीजिए कितना होता है, शायद यही होता है, ठीक है, 6.67 गुणे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए और इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा यही, ठीक है, मीटर पर सेकंड जो है आपके प्रोटॉन की वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, प्रोटॉन के वेग। क्लियर, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वे में समझ में आ गई। भाई यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको रखिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा व विमीय सूत्र लिखिए, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा आपसे पूछा है और साथ ही साथ इसका विमीय सूत्र भी पूछा है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, विमीय सूत्र की बात जहाँ पे भी आती है, हम आपसे बार बार यही एक बात बोलते हैं कि विमीय सूत्र कोई रटने की चीज़ नहीं है। अगर आपको फार्मूले अच्छे से पता हैं तो आप विमीय सूत्र आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पूछा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए। किसी काल्पनिक पृष्ठ से या किसी, ठीक है, किसी पृष्ठ के या किसी पृष्ठ से
लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे φb से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे φb से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ v की जगह आप e लिख दोगे तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। और φb बराबर होता क्या है? VA cos थीटा, VA cos थीटा, ठीक है, या B डॉट A, ठीक। जहां पे cos थीटा क्या चीज है? जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, उस क्षेत्रफल के क्षेत्रफल वेक्टर, जो भी आपका पृष्ठ है, पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो है क्षेत्रफल वेक्टर, और चुंबकीय फ्लक्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन दोनों के बीच का कोण है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं इस तरीके से गुजर रही हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है? एक पृष्ठ है, तो चुंबकीय बल रेखाएं मान लो ऐसे क्रॉस कर रही हैं। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो किधर होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। और इसी डायरेक्शन में क्या? आपकी चुंबकीय बल रेखाएं भी हैं, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाओं और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में कितना कोण बन रहा है? 0 डिग्री। कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? 1। तो चुंबकीय फ्लक्स आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। किस केस में? जो डेफिनेशन लिखा है। अगर यही लंबवत के बजाय समांतर कर दिया जाए तो चुंबकीय फ्लक्स की संख्या 0, ठीक है, और 0 से सीधे सीधे हीरो की तरफ, ठीक। हाँ, इसमें एक चीज और पूछा। क्या पूछा है? विमीय सूत्र। तो चलिए विमीय सूत्र कैलकुलेट कीजिए। तो φb की अगर आपको विमा लिखनी है तो इसके लिए आपको v की विमा जाननी पड़ेगी और फिर a की विमा जाननी पड़ेगी, ठीक। तो a की विमा तो सभी को पता है। दिमाग में प्रॉब्लम ये उठ रही है कि सर जी बी की विमा कैसे लिखें? तो जिसको याद होगा वो तो लिखेगा, जिसको नहीं याद होगा वो फार्मूला देखेगा। तो भाई हम भी तो रटे तो हैं नहीं, ठीक है, हम भी कोई विमीय सूत्र नहीं रटे हैं। चलिए हम तो भाई फार्मूले से ही निकालेंगे। और कैसे निकाला जाएगा सभी लोग ध्यान से देखो। φb b a, ठीक है। तो हमें चाहिए बी का। ए का तो सभी लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा। बी का तो एफ लॉरेंज फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी होता है। तो यहां से वी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एफ अपान क्यू वी, एफ अपान क्यू वी। और इसकी विमीय सूत्र मतलब इसका विमा और इसका विमा। एफ की विमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -2। क्यू की विमा क्या होती है? क्यू बराबर होता है आई टी, ठीक है। और आई का ए और टी का, टी मतलब टाइम यानी टी, तो इसका हो जाएगा ए टी। वी मीटर पर सेकेंड, मीटर का क्या हो जाएगा? एल, ठीक है, पर सेकेंड मतलब बटे में टी, ठीक है। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इस टी से तो ये टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली विमा क्या आई? वी की एम, एक एल यहाँ एक एल यहाँ कैंसिल, एम एल की पावर 0 टी की पावर -2 ए की पावर -1, ठीक है। ये विमा आ गई किसकी? बी की। अब ये विमा आप यहाँ पे रख लो, एम एल की पावर 0, ठीक, टी की पावर -2 ए की पावर -1।
ए की विमा क्या होती है, ए यानी क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का विमा होता है एल स्क्वायर। ठीक है, कैसे, मात्रक मीटर स्क्वायर और मीटर का एल होता है। यहाँ पे एल की संख्या 0, यहाँ पे एल की संख्या 2, 0 और 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 2। तो फाइनली क्या मिला हमको, m l की पावर 2 p की पावर -2 a की पावर -1। ठीक है, ये आपके चुंबकीय फ्लक्स की विमा निकल आई। ठीक है, तो देखिए चीज़ें नहीं याद होते भी हम कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, और अगर आप चीज़ों को मान लो याद किए हैं या रटे हैं, कहीं पर भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो पूरा सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इसलिए रटने से बेहतर यही है कि ये देखिए चीज़ें कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कलर हो गया, वाइट कलर का जो है ये इरेजर था, मिटाते मिटाते ये कलर हो गया। इससे जानते हैं मैं क्या क्या चीज़ प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी हमको ये दिखा रहे हैं, नहीं हम ये दिखा नहीं रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से इस पर काम करते करते ये इसके कलर को धारण कर लिया, उसी तरीके से आप चीज़ों को पढ़ते पढ़ते इसको कैलकुलेट करते करते चीज़ें आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, उसी रंग में ढल सकते हैं। वो जो है कपड़ा जो है आपको ये संकेत दे रहा है या ये नॉलेज दे रहा। ठीक है, तो हर एक जगह से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है, बस उसे आपको एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। जो हमारे काम की चीज़ें हैं उसे हम एब्जॉर्ब करें, जो नहीं काम की चीज़ें हैं उसे जाने दो, आने दो, जाने दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक समान लंबाई के 2 तांबे के तार जिनके व्यास, ठीक है, जिनके व्यासों का अनुपात दिया है, तो व्यास इक्वल टू क्या होता है, मान लेते हैं पहले तार का व्यास कैपिटल व्यास 2r1 और दूसरे का व्यास जो है क्या है 2r2। ठीक है, ये बराबर दिया है 1/2। ठीक है, तो अगर व्यासों का अनुपात 1/2 है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा भाई, ये व्यासों का अनुपात है तो यहां से सिंपली त्रिज्याओं का अनुपात यानी r1/r2 बराबर भी 1/2, तो ये होगा, है कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए अगर होगा तो अच्छी बात है। आगे देखिए, अब पूछा क्या है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात। तो प्रतिरोध R जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, A के क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए A बराबर क्या हो जाएगा 1/πr², 1/πr²। तो पहले तार का प्रतिरोध हम मान लेते हैं कितना है R1, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा R1 प्रोपोर्शनल 1/πr1²। ठीक, मान लेते हैं दूसरे का R2 हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा 1/πr2²। हमें पूछा क्या है, उनके प्रतिरोध यानी R1/R2, तो R1 में R2 से भाग लगा दो, R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू 1/πr1² πr2² चला जाएगा ऊपर, πr2² और πr1², पाई से पाई कैंसिल हो गया, आया क्या R1/R2 बराबर, ठीक है, प्रतिरोधों का अनुपात R1/R2 बराबर R2² और बटे R1²। R1/R2 हमें मिला हुआ है तो इनका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, और यहाँ पे चीजें पलट के पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो R2 ऊपर है तो इसको भी पलट दो, तो क्या हो जाएगा 4/1, यानी इनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना हो जाएगा 4:1 होगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंगाग्र किसे कहते हैं, तरंगाग्र किसे कहते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो रहा है तो कैलकुलेशन नोट कर लो भाई, ठीक है, उसके बाद ही हम तरंगाग्र को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तरंगाग्र की। ठीक है,
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, सभी ने नोट कर लिया। चलिए तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र जो है ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी माध्यम में कोई तरंग संचरित हो रही है तो उस माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी कण, ठीक है, कंपन की समान कला में होते हैं, ठीक है। वो पृष्ठ जो है आपका क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं किसी माध्यम में समान कला में स्थित रहने वाली सभी कणों को स्पर्श करने वाली सतह को तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र, ठीक है। किसी माध्यम में समान कला में स्थित सभी कणों को स्पर्श करने वाली सतह को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है किन्हीं दो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए। तो किन्हीं दो प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिख लीजिए भाई। बिस्मथ, ठीक है, पहला जिसको हम लोग Bi बोलते हैं, और तांबा, ठीक है, तांबा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, बिस्मथ हो गया, तांबा हो गया, या टिन हो गया, सीसा हो गया, ठीक है, कई सारे हैं। तो आप जो है टिन ही लिख लीजिए, Ti, छोड़िए तांबा ही लिख लो यार, बातें खत्म, ठीक है। सीसा, ये सब के सब क्या है आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपका छूट गया, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक की कोई सटीक डेफिनेशन या सटीक परिभाषा नहीं है, मैथमेटिकल परिभाषा है। इसके क्या है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो इसको जो है ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप इसको लिख पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अदरवाइज अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि भाई इसकी कोई सटीक मतलब रटने वाली परिभाषा नहीं है कि आप परिभाषा रट लिए और लिख दीजिए। इसकी परिभाषा जो है वो मैथमेटिकल टर्म में है, ठीक है। तो स्वप्रेरण गुणांक L बराबर होता क्या है, -E di/dt, ठीक है। यदि di/dt बराबर क्या हो जाए, 1, di/dt बराबर 1, तब क्या हो जाएगा, तब L इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, ठीक है। तब L इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, यानी कि स्वप्रेरण गुणांक जो है E क्या है, विद्युत वाहक बल। परिभाषा क्या है, यदि किसी परिपथ में, अब लिख सकते हैं यहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा आप, यदि किसी परिपथ में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उस परिपथ का स्वप्रेरण गुणांक उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। एकदम क्लियर परिभाषा, यहीं से लिखना है, ठीक है। स्वप्रेरण गुणांक L बराबर होता है -D, ठीक है, -E और di/dt, जहाँ पे di/dt क्या है, धारा परिवर्तन की दर। यदि धारा परिवर्तन की दर 1 हो, ठीक है, 1 एम्पियर पर सेकंड, यानी कि एकांक हो, ठीक है, तब L इक्वल टू हो जाता है E, और E क्या है आपका विद्युत वाहक बल है। यानी यदि किसी
परिपथ में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो तो उस परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, यही इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो ये 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न थे जिसको मैंने डिस्कस किया। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में अगर आ गई हों, ठीक है, और वीडियो सेशन भी आपको बहुत पसंद आया होगा आई होप, तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 2019 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ।